हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज गुप्त साम्राज्य का क्लास नंबर दूसरा है। ठीक है, पम्पलेट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। क्लास नंबर दूसरा है आपका कौन सा का, गुप्त साम्राज्य का, और आपका मेन सामाजिक अध्ययन का क्लास नंबर 6वां है। ठीक है, तो चलिएगा आज स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा केवल टू द पॉइंट आपको करा रहे हैं। अगर आप 1 से लेकर क्लास 5 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है पूरे क्लासेस। ठीक है, और एकदम बेहतर तरीके से एकदम 100% दे के उसको कंप्लीट कराए हैं। तो जिन लोग टेस्ट दिलाए हों उनको समझ में आया होगा कि क्लास का लेवल बहुत अच्छा है करके। तो एक बार ज़रूर देखिएगा 1 से 5 तक, जिन लोग भी अभी तक नहीं देखे पहली बार देख रहे हैं। चलिएगा आज स्टार्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने गुप्त साम्राज्य स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य खत्म किया था 1 से 4 में। फिर 5वां नंबर क्लास से स्टार्ट हुआ है गुप्त साम्राज्य, आज 6वां नंबर क्लास है। ठीक है, तो चलिएगा जो जो हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो जो क्लास हम लोग पढ़े थे। और डेली 9 बजे क्लास होता है तो आप लोग समय से आकर जुड़ जाया करें। और हो सकता है अभी 2 दिन बंद रहेगा इलेक्शन के नाम से, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने का, सभी टीचर लोग बिजी हैं उसमें इलेक्शन में, तो हो सकता है क्लास नहीं हो, सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 दिन परेशान नहीं होना है। और फिर साइंस का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो साइंस वाले लोग परेशान नहीं होइएगा। और जिन लोग भी बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि समय मत ख़राब कीजिएगा। हर एक दिन एक कीमत आपका इंपॉर्टेंट है। अभी पैसा नहीं, अभी आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। हमारे बैच से जरूर जुड़े। आप जहाँ से भी पढ़ रहे होगे, जहाँ से पैड कोर्स लिए हो, सब अच्छी बात है, लेकिन उसको समय रहते चेक करना जरूरी कि आप जो पढ़ रहे हो आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाइएगा। ठीक है, और स्टेटस में शेयर जरूर किया करें। क्लास कल भी बोला था आपको। तो हम लोग ने चालू किया था गुप्त साम्राज्य। मैं एकदम फास्ट में रिवाइज करा देता हूँ 10 मिनट में पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर बना था। कुषाण साम्राज्य और सातवाहन, इन दोनों को जीत कर हम लोग ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और इसके जो मेन राजा कौन सा पढ़ना है हमको, चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ना था। ठीक है, तो ये कुषाणों के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में आया था। कौन लेके आया था, तो मेन कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के बारे में पूरा पढ़ना था। और इसके काल को विकेंद्रीकरण का काल बोला जाता है, किसको, गुप्त के काल को ना। और हम लोग इससे पहले मौर्य पढ़े थे, उसको क्या बोलते थे, केंद्रीकरण हुआ था। ठीक, अब इसमें कुछ जानकारी आपको मैं बताया था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। गुप्त साम्राज्य की जानकारी किससे मिला था, प्रयाग प्रशस्ति से, कुमार गुप्त का वेलसाड़ अभिलेख से, और स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख। ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और बताया था आपका आदि पुरुष कौन, घटोत्कच का है। ठीक है, और इसको गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना गया है घटोत्कच को, किसमें, तो कुमार गुप्त के वेलसाड़ अभिलेख में। आगे देखते हैं, इसके संस्थापक किसको माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक बोलेगा चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि मिला था इसको। 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत आरंभ किया था। विवाह किससे हुआ था, तो लिच्छवी की राजकुमारी से हुआ था। कुमार देवी नाम था। वैशाली राज्य दहेज में मिला था। स्वर्ण सिक्कों पर दोनों का नाम खुदवाया था। ये सब पढ़ चुके हैं ना, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ताकि आपका बहुत अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक, और क्या था, संवत के प्रवर्तन का श्रेय जाता है इनको। और आगे क्या देखे थे, चांदी के सिक्के कौन चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था चांदी के सिक्के सबसे पहले। ठीक है, फिर आए थे हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग पता हो, छत्तीसगढ़ में उल्लेख है। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं तो आपको पता है, स्मिथ बोला था इसको, भारत का नेपोलियन बोला था। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। और इनका जो विजय का विवरण है किसमें मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति क्या है बोलेगा, तो काव्य प्रशस्ति है, ये भी बताया था आप लोग को। और इसकी रचना किसने किया था, हरिसेन ने किया है। ठीक, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। रिवाइज करते जाइए। और देखिए, आपको एक चीज़ और बताया था कि समुद्रगुप्त ने एक दूत मंडल चीन भेजा था पहली बार। ठीक है, और बताया था कि इन्होंने अपने एक बौद्ध भिक्षु को अपने यहाँ संरक्षण दिया था। नाम क्या था उसका, वसुबंधु। वसुबंधु को अपने यहाँ संरक्षित किया था। और बताया था श्रीलंका के एक शासक थे मेघवर्मन, वो बिहार में एक मंदिर बनाने के लिए, बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से क्या मांगे थे, अनुमति मांगे थे। ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, रिवाइज हो रहा है ना। और आपको बताया था किस किस राजा पर विजय प्राप्त किए थे, देख लीजिएगा। च्युत, नागसेन, गणपति नाग, कोटकुलज, ये सब राजा थे जिनको जीता था। दक्षिण पथ अभियान के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। 3 नीति इनका चलता था, किसी भी राज्य को अपनाना है, आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गरुत मंडक। ये 3 नीति के तहत ये किसी भी राज्य को अपने में मिलाता था। ठीक है, सब पढ़ें डिटेल में। बताया था हमारे यहाँ के 2 प्रसिद्ध राजा याद है, ये कौशल के महेंद्र और महाकांधार के व्यागराज। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। जिसको जीता था कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और कुछ शासक के नाम बताया था, ये अभी आप देख लीजिएगा, इसको अभी मनी करा रहा हूँ रिविजन में। फिर हम लोग ने चालू किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को पढ़ रहे थे।
इसके काल को उत्कर्ष की चोटी कहा जाता है। ठीक है, और क्या बताया था, जैसे ये चांदी का सिक्का तो चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था, लेकिन ये क्या किया था, शक मुद्राओं का अनुकरण किया था। जैसे शक साम्राज्य में जैसे मुद्रा चलता था उसी अनुसार ये चांदी के सिक्के चलाने लगे था। ठीक है, चलेगा, आगे देखेंगे, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ तक का क्लास कर लिए थे पहले क्लास में। ठीक है, आज सेकंड क्लास चल रहा है गुप्त साम्राज्य का, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, कल हम लोग ने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला, संस्कृति या साहित्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयाँ प्राप्त थी। इसी कारण इसको क्या बोलते थे हम लोग, भारत का स्वर्ण युग या फिर क्लासिकल एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। देखिएगा, अगर काल की बात करें तो गुप्त काल को बोला जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी राजा के काल के अंतर्गत पूछे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। मतलब इनके जो दरबार थे वहाँ खगोल शास्त्री भी रहते थे, गणितज्ञ भी रहते थे, दोनों का निवास था, मतलब दोनों को संरक्षण प्राप्त था। इनके समय में ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पे था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद करवा दिया था मैं। और क्या क्या नाम था, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। ठीक है, और सकारी के नाम से भी पढ़े थे। ठीक है, सकारी नाम, ये सब याद रखिएगा। चीनी जाति फाह्यान इसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि की उपाधियाँ धारण की थी। यहीं तक हुआ था ना लास्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कौन आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, तो चीनी जाति फाह्यान आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि की उपाधियाँ धारण की थी। चलेगा, आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि अगर इन्होंने जो शक विजय किया था उसके कारण क्या उपाधि मिला था इनको, तो शक विजय के उपरांत सकारी की उपाधि धारण की थी तथा मेहरौली दिल्ली में लौ स्तंभ खुदवाकर विजयोत्सव मनाया था। तो ये याद रखिएगा, जब इन्होंने शकों को पराजित किया तो उस समय इन्होंने सकारी की उपाधि धारण किया था, इसीलिए इनको सकारी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको मैं बताया था। तथा मेहरौली दिल्ली में लौ स्तंभ खुदवाकर विजयोत्सव मनाया। विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की, ये क्वेश्चन बनता है। आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा उन सभी पॉइंट को कवर कराया जा रहा है जो आपके शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, छत्तीसगढ़ लेवल पे इंपॉर्टेंट, ना कि इंडिया लेवल पे। ठीक है, क्यों हर का अलग अलग लेवल रहता है, तो अपने लेवल पे तैयारी कीजिए, अपने एग्जाम के लेवल पे तैयारी कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट मिले, आपका सिलेक्शन मिले। ठीक है, तो ये पूछता है देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, तो विशाखा दत्त की रचना है। ये क्या है, एक नाटक है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, रामगुप्त। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौ स्तंभ, जिसको मेहरौली का लौ स्तंभ बोलते हैं, तो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास एक खड़ा हुआ है लौ स्तंभ, जिसको मेहरौली का लौ स्तंभ बोला जाता है। इस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन मिलता है। अब जिसका जो चंद्र लिखा हो इसी को ही पहचान किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसीलिए बोला जाता है कुतुब मीनार के पास एक लौ स्तंभ है, लोहे का बना हुआ है, जिसको मेहरौली लौ स्तंभ बोला जाता है, और जिसमें चंद्र नामक राजा को उल्लेख है, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय से पहचान किया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका उदयगिरी गुफा अभिलेख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, उदयगिरी गुफा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें एक रहेगा आपको उदयगिरी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो उदयगिरी गुफा अभिलेख याद रखिएगा, इसमें चंद्रगुप्त के द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। अगला आपको याद रखना है मथुरा का स्तंभ लेख। ठीक है, इसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणित गुप्त लेख है। तो पहला प्रमाणित गुप्त लेख बोलेगा तो आपका आएगा मथुरा का स्तंभ लेख, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा, तिथि का उल्लेख वाला कौन सा स्तंभ लेख है बोलेगा, तो मथुरा का स्तंभ लेख है, मथुरा का स्तंभ लेख, याद रखिएगा। चलेगा, अब चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह करा देते हैं, किससे हुआ था, क्या होता है, विवाह से क्वेश्चन बनते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो नाम क्या था, कुबेर नागा। कौन सी राजकुमारी थी, नागवंशी राजकुमारी थी।
और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। तो देखिए मतलब वैवाहिक संबंध किससे किससे बना रहा है। खुद तो विवाह किया किससे, कुबेर नागा से, मतलब नाग राजकुमारी से, और अपनी जो पुत्री थी प्रभावती उसका विवाह कराया था वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ। ठीक है, उसने अपने पुत्र का, और पुत्र का विवाह, जो पुत्र क्या था कुमारगुप्त प्रथम, इसका विवाह कदम्ब शासक काका कुत्सवर्मन की पुत्री से किया था। मतलब 3 साम्राज्य से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया था, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन सी था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र पहली राजधानी थी। फिर दूसरा कौन सा बना, उज्जैनी। तो ये दोनों रहता है निम्न में कौन सा राजधानी, तो आपको दोनों ऑप्शन रहेगा, उज्जैनी भी सही है, पाटलिपुत्र, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया था, रुद्रसिंह तृतीय को। ठीक है, और इसको पराजित करने के बाद जब जीत हासिल किया था तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में चलाए थे व्याघ्र शैली के, ये पूछता है तो मालवा क्षेत्र। देखिए जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको डबल जब आप नोट्स बनाएंगे इसको हाईलाइट करके लिखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे कौन से क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें दरबार में नवरत्न रहते थे। अभी नवरत्नों का आपका नाम एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तो नोट्स बना लीजिएगा। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटककर, वराहमिहिर एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा नवरत्न के नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नवरत्न के नाम आपको याद होने चाहिए, नौ नाम आपको एकदम रटाया जाना चाहिए, 2 बार 3 बार लिख के इसको देखिएगा। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत की यात्रा किया था। तो ये जो भी याद रखिए, चीनी यात्री फाहियान। आगे देखते हैं। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। तो आपको पता है कि अभिज्ञात शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की। इसमें है क्या, तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते जाएंगे। चंद्रगुप्त की नवरत्न आपको फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये नवरत्नों के नाम आपको याद होने चाहिए, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। टेबल के फॉर्म में ऐसे ही बना के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसमें का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे करके दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी क्लास करेंगे इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा काम है, क्लास नहीं होने वाला था लेकिन कैंसिल ना करके मैं बोला थोड़ा सा जल्दी से करा देता हूँ, थोड़ा सा करके। तो अगला हमारा है अब कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कौन आएगा, अगला राजा हमारा कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम बोला जाता है इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया। इसने अश्वमेघ कर महेंद्र की उपाधि धारण की थी, इसी ने ही महेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, कई बार पूछता है किस गुप्त सम्राट ने महेंद्र की उपाधि धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कौन आया था, कुमारगुप्त, इसने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्र की उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त शासन व्यवस्था के बारे में सही जानकारी उसकी, देखिएगा, कुमारगुप्त के शासन की व्यवस्था के बारे में सही जानकारी उसकी मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है, जो वत्स भट्टी द्वारा लिखी गई थी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। तो कुमारगुप्त जब अंतिम दिन चल रहे थे उसके, तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूछता है पुष्यमित्रों का आक्रमण किस गुप्तकालीन शासक के काल में हुआ था, तो याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था।
इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कुमारगुप्त के विल्सर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कर्मडांडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये तो हम लोग पढ़े हैं, सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख किसके मिले? तो कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन बनता ही है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। किस गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के। ठीक है, चलेगा, आगे देखेंगे। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को आज भी ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को आज भी ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या बोला जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। मध्य भारत में रजत सिक्के का प्रचलन इसी के काल में हुआ था। तो रजत सिक्के का प्रचलन कुमारगुप्त के काल में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अभी ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इसी काल में गुप्त काल को भी ले लेता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गुप्त काल रहेगा ना, रजत के सिक्के। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जितना डार्क वाला ये क्वेश्चन बनने वाले पार्ट को किया गया है। ठीक है, गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति किस गुप्त शासक ने शुरू किया था? तो कुमारगुप्त ने। इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर मयूर को खिलते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग ने देख लिया कुमारगुप्त के बारे में पूरा जानकारी। अब अगला हमारा राजा है स्कंदगुप्त, इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। स्कंदगुप्त के बारे में ध्यान से समझते जाइएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, और जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, ताकि आपका कंटिन्यू एक एक टॉपिक वाइज आप पूरा तैयार हो जाए, बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। अगला देखते हैं स्कंदगुप्त। इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो हूणों का आक्रमण किस गुप्तकालीन शासक के काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। तो इसको अच्छे समझिएगा, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त, यही जो स्कंदगुप्त है इसी के समय सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त, उसके बेटा था चक्रपालित ने कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय ये उनको विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। मलेच्छ याद रखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। कहोम अभिलेख के अनुसार इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कहोम अभिलेख के अनुसार शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो स्कंदगुप्त ने। अच्छे से याद रखिएगा, शक्रादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था और नालंदा में एक बौद्ध संग्रहालय का निर्माण कराया था। तो ये पूछता है किसने बौद्ध संग्रहालय का निर्माण कराया था? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। स्कंदगुप्त ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए अयोध्या को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बन सकता है, क्योंकि अयोध्या चर्चा में था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है किस गुप्तकालीन सम्राट ने अयोध्या को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो स्कंदगुप्त ने, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य हूणों के आक्रमण से बचना था। तोड़मान और मिहिरकुल हूण आक्रमणकारी थे। तो ये दो आक्रमणकारी थे हूण, जो हमेशा आक्रमण करते थे। ठीक है, तो दो नाम याद रखिएगा, तोड़मान और मिहिरकुल, ये दोनों हूण आक्रमणकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं कुमारगुप्त, ये अंतिम है। फिर आपका जितने इंपॉर्टेंट शासक थे वो पढ़ लिए, फिर हम लोग इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य में कैसे प्रशासन चलता था। तो लास्ट है कुमारगुप्त द्वितीय। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। तो ये अंतिम याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? तो कुमारगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत स्वतंत्र हुआ था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। तो यही है अंतिम महान शासक में। बोले देखिए, अंतिम महान, दोनों में अंतर है। यहाँ पे आप लोग गलती कर दोगे और हम लोग को बोलोगे आंसर गलत लेते हो।
अंतिम गुप्त शासक बोलेगा तो विष्णुगुप्त तृतीय है, याद रखिएगा अंतिम गुप्त शासक। लेकिन अंतिम महान शासक बोलेगा जो प्रसिद्ध है, जो साम्राज्य विस्तार किया, फेमस था, वो था कुमारगुप्त द्वितीय। तो इतने हमको राजकुमार पढ़ना था, 6 राजकुमार के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे या जब भी आगे होगा, हो सकता है दुनिया में इलेक्शन के कारण ना हो पाए, थोड़ा सा 1-2 तो मीटिंग में, बैठक में, व्यवस्था में जाना है, तो थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाएगा इलेक्शन के नाम से। तो हो सकता है 2 दिन अभी छुट्टी रहे, उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे इसको। पूरा राजस्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सब चीज़ पूरा कंप्लीट तैयार है, आगे इसको करेंगे। यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिएगा, एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सकेगा टेस्ट यहाँ तक का हो जाएगा एक आध बार तो, या मिक्स सही होगा टेस्ट तो आगे जो भी आपके बैच में जानकारी डाला जाएगा उसको ध्यान देकर तैयारी कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपना कीमती समय वेस्ट ना कीजिए। और ये भी मैं सोचने में ज़्यादा समय मत गया कि विज्ञापन कब आएगा, जब भी आएगा वैकेंसी तब तक का आपको जवाबदारी लेना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हमारा टेंशन है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा हमारा नंबर है, रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करवा लीजिए, समय वेस्ट मत कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिन लोग भी क्लास 1 से लेकर 5 तक नहीं देखें वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अपलोड है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।